नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत करते हैं। हम आज दो इशू डिस्कस करेंगे आरएस मेंस के सिलेबस के अनुसार। दूसरा है बौद्ध प्रतिमा को दक्षिणी कोरिया ने जापान को लौटा दी, लेकिन अपने न्यूज यहाँ शब्दावली आई है बोधिसत्व, जिसके संदर्भ में अपना आरएस के मेंस में शब्दावलियों को महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट और बेसिक के साथ हम और पढ़ेंगे, जिसका सिलेबस के रिलेटेड है। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत इंडियन हेरिटेज, फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर और इंडियन सिविलाइजेशन, ब्रिटिश इरा, इंडियन रिविलिजन मूवमेंट एंड रिलीजियस फिलोसफी एंड एंशियंट मिडवल इंडिया के अंदर जो लास्ट के अंदर 2% डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे डिस्कशन होगा। दूसरा आर्टिकल आया है, यूथ रक्षा खर्च का बोझ नहीं लाता बढ़ाता है। ये कह रहा है ऑलरेडी पाकिस्तान 47% आर्थिक इकोनॉमिक क्राइसिस में डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी वो जीडीपी का 4% रक्षा बजट पे खर्च करता है। तो भारत की रक्षा बजट 2.4 खर्च करता है उसके दबाव में आके, इसीलिए उनको ये तुलनात्मक अध्ययन क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो हालांकि अपने डिस्कशन पहले कर चुके हैं, तो फिर भी आज अपन इस रिलेटेड का आर्टिकल के संदर्भ में क्या बातें हुई वो डिस्कशन, जिसका संबंध थर्ड पेपर के रिलेटेड पढ़ सकते हैं। भारत विश्व राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध में समसामयिक घटना, युद्ध, रक्षा खर्च, क्षेत्रीय सुरक्षा, विकास जैसी यहाँ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, उसी के रिलेटेड अपन एक कोड डिस्कशन करेंगे, जिसका मकसद $350 बिलियन इकोनॉमी राजधानी ने लक्ष्य रखा है, उसी के रिलेटेड अपन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, डिस्कशन ये है कि विकास यही है, विकास वही है जहां हर व्यक्ति की जरूरतों को पूरा हो, न केवल अमीरों की सपनों को सीजप मिले। आइए अपन कोर्ट के डिस्कशन को समझते हैं। ये कह रहा है कि मान लो विकास है ना, सिर्फ क्या विकास अर्थव्यवस्था को सपना देखना ही है, या फिर कोई सपना गिने चुने लोगों तक ही होगा, या हर गांव का, हर वर्ग के महिला का, हर बच्चे का ध्यान रखा जाएगा। जैसे अगर हम सिर्फ बड़े मॉल बना रहे हो या बड़े बड़े पुल बना रहे हो, है ना, क्या करें, मॉल ही बना रहे हो, बड़े बड़े पुल ही बना रहे हो और 5 स्टार होटल बना रहे हो, वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा गांव में, एक बच्चा स्कूल तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, वहीं एक महिला को अपने पानी लाने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर दूर पैदल से पानी लाकर, घड़े से पानी लाना पड़ रहा है। क्या ये 350 मिलियन अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं, या कोई हर वर्ग के समुदाय लोगों को विकास करने की बातें कर रहे हैं? तो अपन यही बात समझते हैं। तो रामू नाम का कोई लड़का है, मान लो वो झुंझुनू का रहने वाला है या जोधपुर का कहीं भी रहने वाला है, उसके गांव में अच्छा स्कूल है ही नहीं, इलाज के लिए 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है ना, ना तो उसके पास अच्छी स्कूल है, ना 20 किलोमीटर दूर कोई हॉस्पिटल है, उसके पास मोबाइल तो है लेकिन इंटरनेट नहीं है ना, या फिर कमज़ोर है, 2G चला रहा है, 4G भाई पहुँचा भी नहीं है। तो इस तरह ये कोर्ट कह रहा है कि नहीं, अगर यही 350 बिलियन अर्थव्यवस्था अगर सही ढंग से यूज हो जाए तो फिर क्या होगा, रामू के पास एक डिजिटल इंडिया होगा जो अपने यूपीएससी आईएएस की परीक्षा देने के में समर्थ होगा, पढ़ाई में सपना पूरा कर सकता है। उसके गांव के पास हेल्थ सेंटर होगा तो 20 किलोमीटर जाना नहीं पड़ेगा। और सरकारी वाईफाई, वो मैंने एग्जाम्पल दिया, उसके पापा की फसल अच्छी कीमत पर, सही कीमत पर डिजिटल मिल सकती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था सिर्फ आंकड़ा ही नहीं होता है, ये रामू जैसे लाखों बच्चे जैसे को सपनों को चाबी बन जाती है। आइए अपन इसका प्रभाव पढ़ते हैं। प्रभाव क्या पड़ेगा, अर्थव्यवस्था अगर अच्छी बन जाए $350 बिलियन का, तो उसके प्रभाव क्या पड़ेगा। अब प्रभाव क्या पड़ेगा, आइए, पहला पॉइंट, रोजगार निवेश बढ़ेगा। क्या होगा, रोजगार निवेश बढ़ेगा। कैसे, कि भाई वहाँ पे रोजगार इसलिए बढ़ेगा कि भाई वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भीलवाड़ा जैसे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर खुल गया है, बीकानेर जैसे में सोलर प्लांट लग गए, तो क्या हुआ, रोजगार में अवसरों की वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट क्या लेके प्रभाव में, सकारात्मक में, $350 बिलियन इकोनॉमी के प्रभाव बढ़ने से दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, दूसरा पॉइंट सार्वजनिक सेवाएं होगा, जिसको रामू जैसे को 20 किलोमीटर जाना नहीं पड़ेगा, हेल्थ सेंटर बढ़ेगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा, पेयजल सुविधा बढ़ेगी, है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट गाँवों की और निवेश के प्रभाव होगा, जैसे उदयपुर जयपुर जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीट्स होगा, वहाँ एफडीआई आएगा, कोटा जैसे माइंड्स खुलेंगे, हैं। राज्य अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ेगा, भाई उदयपुर जयपुर जैसे कल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, जिसे निवेशकों को आना प्रभावित किया, है ना। ये पॉइंट हो गए, कौन कौन से, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगा, सार्वजनिक सेवाएं में सुधार होगा, गांवों की ओर निवेश में प्रवाह होगा, और राज्य में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होगा, हर व्यक्ति का आकांक्षा पूरी करने में मदद। ये सकारात्मक प्रभाव। अब नकारात्मक प्रभाव की बात करें, नकारात्मक प्रभाव क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव होता है कि मान लो विकास का असमान वितरण होगा। अगर इस तरह विकास अगर सही ढंग से $350 बिलियन हर वर्ग का ध्यान नहीं रखा, हर बच्चे का ध्यान नहीं रखा, हर बुजुर्ग का ध्यान नहीं रखा, तो क्या होगा, गिने चुने जिलों, तो प्रत्येक जिले पे न जाकर गिने चुने जिलों को चुना जाएगा जहाँ पे विकास किया जाएगा, विकास का असमान वितरण बढ़ेगा,
है ना। कुछ लोग तो ज़्यादा विकास हो जाए, कुछ लोग पीछे रह जाएंगे, है ना। दूसरा, पर्यावरण दबाव बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? पर्यावरणीय दबाव। बिना संतुलन के विकास, पानी कमी, प्रदूषण और मरुस्थलीय बढ़ सकता है। तीसरा पॉइंट, सांस्कृतिक स्थानीय पहचान का संकट करना, तेजी से शहरीकरण, लोक संस्कृति, भाषा, परंपरा का असर पड़ सकता है। तो ये नकारात्मक पॉइंट कौन कौन से? विकास की असमानता का वितरण, पर्यावरण का दबाव, सांस्कृतिक और स्थानीय पहचान का संकट। अब आगे चलते, $350 बिलियन इकोनॉमी बढ़ाने के लिए सरकार, राज्य सरकार क्या योजना बना, है ना। पहला, RIPS यानी राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम लाई गई है। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग लाएगा। एक तो लाया RIPS, क्या लाया? RIPS। दूसरा REPC, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग। तीसरा, ईज ऑफ डूइंग। चौथा, PM गति शक्ति योजना के राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ना। नए पर्यटन नीति 2020 और नवीनीकरण ऊर्जा नीति। ये 5-6 पॉइंट आपको लिखना प्रमोशन। अब आगे चलते हैं, आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल यही कहता है कि भाई भारत, जब बौद्ध धर्म के दर्शन हुए थे तो उसमें भारत के 6वीं शताब्दी, भारत में कब आया था? मोस्टली बता रहा है 6वीं, बैकग्राउंड पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के। 6वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 6वीं शताब्दी। उसमें महायानपद काल आए थे। भारत के पैरेलल में जटिल कर्माकांड जैसी, ब्रह्मांड जैसी व्यवस्था थी। आर्थिक परिवर्तन का दौर चल रहा था। उसी समय बौद्ध धर्म की एंट्री होती है। और बौद्ध धर्म की एंट्री होती तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म जन्म कहाँ पे है? 563। कब है? लुम्बिनी में। 483 कुशीनगर में मूर्ति हुई थी, याद रखना। इसका कुल कौन सा है? शाक्य वंश। कौन सा है? शाक्य वंश। फिर बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से है? बुद्ध के क्या है? संसार में दुख क्या है? सिद्धांत है, याद रखना। फिर उसका कारण क्या है? फिर इसका निवारण है क्या संभव? फिर इसका दुख के अंत का मार्ग क्या है? वो है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से होते हैं? जो जीवन के शुद्ध करने के लिए 8 उपाय बताए गए। कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, कर्म और आजीविका, प्रयास और समाधि जैसे। अब त्रिरत्न की बात करते हैं। ये त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ की बात करते हैं, है ना। बुद्ध, धम्म और संघ की बात करते हैं। जीवन में दुख, वो आपने 4 आसक्ति पढ़ लिया। अनिच्छा क्या होता है? सभी चीज़ों की अस्थायी की बात करता है। क्या करता है? ये कहता है कि अनिच्छा क्या होता है? सभी चीज़ों की अस्थायी होती है। अनंतता क्या होता है? ये आत्मा को अभाव स्वीकार करता है, इसीलिए उसको अनात्मा बोलते हैं। दुख क्या है? जीवन में दुख अपरिहार्य होता है। ये स्रोत जो 3 किताबें होती है बौद्ध साहित्य में, इसकी याद रखना। विनय पिटक जो नियमों का संग्रहण होता है, उपदेशों का संग्रहण सूत पिटक होता है, अभिधम पटक दार्शनों का संग्रहण होता है। अब स्थापत्य स्रोत में स्तूप, विहार और चैत्य क्या होता है, ये पढ़ते हैं। स्तूप देखो क्या होता है? स्तूप होता है कि किसी अवशेष है ना, किसी की डेथ होती है भिक्षु बौद्ध धर्म के, तो वहाँ पे क्या होता है, वो अवशेष है ना, जमीन में गाड़ के उसके ऊपर स्मारक बनाया जाता है। जैसे झांसी का स्तूप, भरत का स्तूप, दोनों MP में है। विहार ठहरने के लिए अजंता, कार्ला, ये क्या है? निवासियों, जो भिक्षावर्ती लोग बाहर जाते थे, बारिश का मौसम आ जाता था तो वहाँ ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं होती थी, वो विहार बनाया जाता था, वो ठहरने के लिए। चैत्य क्या होता है? पूजा स्थलीय होता है। क्या होता है? पूजा स्थलीय होता है, जो गुफा में पूजा जाता है। अब आगे चलते हैं। स्तूपों का महत्व तो बता दिया भाई। स्तूप क्या होता था? एक स्मारक होता है, अवशेष, अस्थियों का अवशेष होता था, है ना, दफनाकर बनाए जाते थे। अशोक द्वारा बनाए गए। कौन सा? सांची का भरूच, सांची और भरूच, ये कहाँ पे हैं? दोनों MP में, ये याद रखना। स्तूपों को चित्रकला, मूर्तिकला का विकास देखने को 2 प्रश्न आएंगे, आगे प्रश्न डिस्कस करेंगे उसी के आधार पे। बौद्ध धर्म का प्रसार क्या है? सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रसार किया। भारत और एशिया, आपको पूछना है कि भारत का बौद्ध धर्म प्रसार श्रीलंका, तिब्बत, भूटान, नेपाल के आसपास, है ना। भारत के एशियाई, जहाँ पे श्रीलंका, तिब्बत से पांडुलिपियाँ लाई गई, जो भारत में रखी गई हाल ही में। ये क्या है? सॉफ्ट पावर का कूटनीति का उदाहरण है। शिलालेख, स्तंभ लेख और स्तूप, ये 3 आपको याद रखना है। अब बौद्ध धर्म की शब्दावली महत्वपूर्ण। बोधिसत्व कह रहा है कि हमें गौतम बुद्ध से जो ज्ञान मिला है हम प्राप्त, लेकिन हम निर्वाण परवश नहीं करते हैं, लेकिन अब अन्य जीवों को मोक्ष दिलाने में सहायता करें। वो कह रहे हैं कि अब बहुत हो गए, हम दूसरों के भी ज्ञान, बोध जो है उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोधिसत्व के रूप में ज्ञान दिलाएंगे। जैसे ये ज्ञान लिया, अब ये कह रहा है कि नहीं, निर्वाण कुछ मोक्ष नहीं करते हम, ताकि अन्य जीवों को मोक्ष की दिलाने के कष्ट करेंगे। वो कहने का मतलब यही है कि जब तक सबका उद्धार नहीं होता तब तक मैं मोक्ष नहीं लूँगा। ये कह रहा है सभी लोगों को समाज कल्याण बात करता है ये, है ना, सभी लोगों के समावेशी विकास की बात करता है बोधिसत्व, ये हमेशा याद रखना। विशेष महायान बौद्ध धर्म की बात करता है। ये महायान बौद्ध धर्म विकसित हुआ, उसी तरह महायान बौद्ध धर्म पूजा पाठ विश्वास करते हैं। प्रमुख बौद्ध उत्सव अवलोकितेश्वर, मंजूश्री और वज्रपाणी।
अवलिखित स्वर और वज्रपाणी एक शक्ति का देवी के रूप में, मंजूश्री ज्ञान के देवी के रूप में माना जाता है देवता, और ये करुणा देवी के रूप में, अवलिखित से करुणा देवता के रूप में जाना जाता है, शक्ति प्राणी देवता है, और ये मंजूश्री है ज्ञान देवता के रूप में। ये प्रशासनिक महत्व में क्या है, देखो प्रशासनिक महत्व क्या है, जन सेवा परोपकार की भावना को बढ़ती है। अगर मान लो कोई आप डीएम बन रहे, कलेक्टर बन रहे, अगर बोधिसत्व भावना है कि नहीं सभी लोगों का कल्याण करे, अगर ऐसा पड़ा हुआ आपने वहाँ जाए कि यार सभी लोगों का समान होना चाहिए, एक आदमी को क्यों अपन किसी को माफिया को बढ़ावा दे, नहीं, जन सेवा परोपकार की भावना को बढ़ावा मिलेगा। आगे चलते हैं। ये त्रिपिटक मैंने 3 टोकरियाँ बताई थी आपको, 1 2 3, तीनों का मैंने आपको बता दिया था कि आपको इसको याद कैसे रखना है। नियमों की टोकरी है, पहला तो है सूत पिटक, क्या है जो विनय पिटक विनियमों संगम नियम है नी, नियमों की टोकरी है। दूसरा जिसे भिक्षु और भिक्षुणियों का नियम बनाया जाता है। सूत पिटक क्या है, उपदेशों की टोकरी है, क्या है उपदेशों की टोकरी है, जिसके अंदर बुद्ध उपदेश संवाद करता है। अभिधम टोक क्या करता है, ये दर्शन और मनोविज्ञान की बातें करता है, जैसे अंदर गहरी बातें करना, मन आत्मा है, ध्यान जैसी बातें करता है। और ये तीनों पाली भाषा में लिखी है, याद रखना 2 नंबर प्रश्न पूछे तो। कौन सा, त्रिपिटक मतलब नियम बढ़ाना विनय, सूत पिटक नहीं उपदेश, यानी अभिधम जो दर्शन संग्रह की बातें करता है और पाली भाषा में लिखा गया है। ये आपको त्रिपिटक याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं, आगे क्या, अब हीनयान महायान के बारे में पढ़ते हैं। जो आगे है आत्मा, ये अनात्मा बोलते हैं, ये बौद्ध धर्म की आत्मा को अस्तित्व को नकारा, ये कह रहा है आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता है, इसको बोलते हैं अनात्मा। ये आपको प्रश्न कई बार अभी यूपीपीसीएस में शायद इस बार 2023 का ऐसा कुछ समथिंग आया है, शब्दावली पूछा होता है, इसको बोलते हैं शब्दावली, अनात्मावाद बोलता कहता है। तो बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व के रूप में नकारा गया। बुद्ध के अनुसार व्यक्ति पंच स्कंद है, कौन कौन से, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। याद रखना कौन कौन से पंच स्कंद बुद्ध में, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान की बात करता है। आगे चलते हैं। ये जो आत्मा जैसी कोई स्थायी नहीं होती है, ये होती है रूप, वेदना, बहुत सारे होते हैं इसमें फैक्टर, एक नहीं होता आत्मा ही। ये विचार ब्राह्मणवादी और आत्मा अमर है इस सिद्धांत का विरोध करता है। कौन, आत्मावादी, आत्मा आत्मा नहीं है। तो फिर दार्शनिक महत्व देखो, दृष्टिकोण व्यक्ति अहंकार मुक्ति की ओर लेके, व्यक्ति को घमंड से मुक्ति करके एक सभ्य समाज में जो लोगों के जीने की कला है वो दिखाता है। कौन, अनात्मा। अब महायान की बात करते हैं, महायान बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म और महायान क्या कहता है, देखो महायान कहता है बड़ा वाहन है, ये इससे तुलना बहुत बड़ा है। ये सौती संगति को जो बौद्ध धर्म की संगति हुई थी उसी में विभाजन हो गया था, तो वहाँ से निकल के ये दोनों बौद्ध धर्म आए थे। याद रखना महायान मार्ग ये बौद्ध धर्म की एक शाखा है जो बोधिसत्व मार्ग पड़ता है। ये ईश्वर तुल्य को मानता है, पूजा पाठ करते हैं और शुद्ध पिटिका के अंदर विवरण मिलता है। और ये चीन, जापान और कोरिया में देखने को मिलता है इसका प्रभाव विदेशों में। हीनयान एक छोटा मार्ग है, संकीर्ण बात करता है ये, है ना। ये कहता है कि संकीर्ण, ये हालांकि ये शब्द महायान अनुयान को द्वारा लिया गया है, लेकिन हीनयान का छोटा अपने को बड़ा मानते हैं। व्यक्तिगत मोक्ष की प्राप्ति बोलता है ये, है। ये थेरवाद करते, कहाँ बोलते हैं, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड में इसको थेरवाद के रूप में बोलते हैं। किसको, हीनयान में। इसमें व्यक्ति की स्वयं की मोक्ष की होता है। और बुद्ध केवल एक महान गुरु मानता है, ईश्वर नहीं मानता। ये पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता है हीनयान, याद रखना। महायान पूजा पाठ में विश्वास करता है। ये बुद्ध महान गुरु का इंसान मानते हैं, कौन, हीनयान। ये ईश्वर नहीं मानते हैं, कड़े अनुशासन और भिक्षु जीवन को अपनाते हैं, कौन, हीनयान। शाखा आज भी थेरवाद के नाम से श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड में मानती है। महायान के बारे में याद रखना है, महायान का अर्थ है बड़ा मार्ग और सर्वजन कल्याण मार्ग के बोलते हैं। यूपीपीसीएस में प्रश्न आए हुए हैं, आपको याद रखना है। ये सिर्फ खुद का मोक्ष नहीं बल्कि ये सभी प्राणियों का कल्याण चाहते हैं, कौन, महायान। बोधिसत्व है ना, सभी कल्याण करते हैं, उसी तरह महायान बोध भी उसी तरह। अब जैसे बोधिसत्व जो बात याद रही है ना, सभी कल्याण करते हैं, तो वही महायान करेगा, वही पूजा पाठ करेंगे, है ना। तो मूर्ति पूजा ध्यान में प्रमुख मानते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे अपना युद्ध के प्रभाव, रक्स का खर्च के प्रभाव पाकिस्तान। ये देखो अभी तक 4 बार युद्ध हुए, 1947, 71, 99 और 65 के बीच में। लेकिन जब कारगिल का युद्ध हुआ 1999 के बाद, तो पर डे 1460 करोड़ रुपये भारत को जीडीपी खर्च करना पड़ रहा था कुल, और 370 डॉलर करना पड़ता पाकिस्तान। इसीलिए अपन कुछ दिनों से मीडिया में भारत पाकिस्तान युद्ध रुक गया, वो रुक गया। इमोशनल अच्छी बातें होना, लेकिन आप सिविल सर्वेंट की तैयारी करने के बाद आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट के साथ ध्यान देना कि पास्ट के इतिहास में ऐसे क्या घटना हुई, उसी के रिलेटेड आपको पढ़ना चाहिए। अब ये कारगिल के बारे में प्रश्न सॉल्व कराऊंगा, आपको कारगिल शब्द छोड़ के बाकी जगह प्रश्न लिख सकते हैं आप। अब आगे चलिए, फिर तो 1999 के बाद इतना, और भारत जीडीपी का
4% रक्षा बजट पे खर्च करता है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने की बजाय, क्योंकि पाकिस्तान खुद 4% खर्च कर रहा है, जबकि वहाँ भूखमरी है, भूखमरी, हंगर स्ट्राइक जैसी हंगर है, भूखमरी हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा है जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, हॉस्पिटल है नहीं, फिर भी वो आर्थिक इकोनॉमी 46% बजट में कर्ज में डूब रहा है, उनमें से 4%। लेकिन अब आगे चलते आर्टिकल क्या कहता है, आगे ये कि जीडीपी का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ा दोनों, मैंने बोला 2.54% और 4% पाकिस्तान को। युद्ध की रक्षा खर्च भी बोले तबाही हो जाती है, 350-70 डॉलर मैंने बता दिया आपको। रक्षा खर्च के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे को अपनों खर्च करना पड़ रहा है, तो आपको इतना ये खर्च करना पड़े, याद करना ये सारा पॉइंट। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा समस्या जैसी बढ़ती एक बड़ा कारण है क्या है, गरीबी बड़ा जैसे बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि रक्षा बजट जैसे समाधान, अब इसका समाधान देखते हैं। समाधान क्या है? दोनों देशों में रक्षा बजट की कटौती, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, आपसी विश्वास संवाद को बढ़ावा देना, है ना। क्षेत्रीय सहयोग क्या है? व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। भाई जब शांति होगी तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो क्षेत्रीय अस्थिरता में कमी आएगी। अगर भारत पाकिस्तान आज भी अगर युद्ध रुक जाए, शांति बात हो जाए, तो भारत का $5.7 मिलियन का ट्रेड एकदम बढ़ता है आज की वर्तमान की डाटा के अनुसार, है ना। आतंकवाद जैसे कटुता रोकने के लिए रणनीति बनानी चाहिए, जनसंपर्क मीडिया के माध्यम शांति सहयोग को संदेश को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये कह रहा है कि भाई सांस्कृतिक मोटा बढ़ावा देता है, अगर बात रुक जाती है फिर दिक्कत, बड़ी समस्या हो जाती है। तो अब सार्क जैसे मुद्दों के साथ भारत पाकिस्तान को बैठ के सामान्य रूप से इन मुद्दों पे हल करना चाहिए कि दोनों देश को बर्बाद, भारत की तुलना पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बर्बाद है। लेकिन जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान को विकसित श्रेणी में या विकासशील श्रेणी में शामिल करना बहुत ही मुश्किल है। तो अपन ये एडिटोरियल डिस्कशन क्या, आगे चलते पर्सन डिस्कशन करते हैं। पर्सन क्या कहता है? पर्सन यही कहता है, पर्सन कहता है कि विदेशों में भारतीय मूर्तियों, धरोहर, वापसी, कला क्या लाभ है, भारत के लिए सांस्कृतिक और कूटनीति के महत्व स्पष्ट कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ पर्सन कैसे सॉल्व करते हैं। देखो पहले भूमिका क्या होगी, भूमिका में क्या लिखेंगे आप? भूमिका में पहला पॉइंट कि जैसे मूर्तियों, है ना, जो श्रीलंका तिब्बत से पांडुलिपि है ना, स्थापत्य धरोहर है नहीं, औपनिवेशिक काल में युद्ध को चोरी हुई थी उनके माध्यम से विदेशों में पहुंच गई, और केवल सांस्कृतिक प्रभाव नहीं पड़ा, ये कूटनीतिक वैश्विक मजबूती को दर्शाता है। अब सांस्कृतिक अपन पॉइंट देखते हैं। सांस्कृतिक पॉइंट में कौन कौन से आते हैं? जैसे एक तो आता है राष्ट्रीय अस्मिता, क्या आता है? राष्ट्रीय अस्मिता, पुण्य जागरण, जैसे हमारी धरोहर, हमारी पहचान जैसी बातें। दूसरा पॉइंट कौन सा है? पीढ़ियों से जुड़े ज्ञान की पुनः प्राप्ति, ये वस्तु, शिल्प, धर्म, परंपरा, कला को जीवित मिल जाए। तीसरा पॉइंट ये धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्य, जैसे नटराज मूर्ति है, लक्ष्मी की मूर्ति है, बुद्ध की मूर्ति केवल कला ही नहीं बल्कि श्रद्धा का केंद्र था। चौथा पॉइंट संग्रहालय का पर्यटकों को बढ़ावा मिला। भाई जो बाहर से विदेशी मूर्ति आएगी वो संग्रहालय बनाए जाएंगे रखने के लिए, जिससे टूरिज्म बढ़ेगा, तो क्या होगा? संग्रहालय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो आपको मोटा मोटा याद रखना सांस्कृतिक प्रभाव में क्या लाभ है? राष्ट्रीय अस्मिता का पुनर्जागरण, पीढ़ियों से जुड़े पुनः ज्ञान की प्राप्ति, धार्मिक आध्यात्मिक मूल्य, और संग्रहालय की बात, जो संग्रहालय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। अब चलते हैं कूटनीति प्रभाव क्या होगा। अब चलते हैं कूटनीति प्रभाव। देखो कूटनीति प्रभाव क्या होगा? कूटनीति होगा कि भारत की नैतिक स्थिति में वृद्धि हुई। भाई जो विदेशों से अगर लाए तो नैतिक स्थिति में वृद्धि हुई ना। दूसरा पॉइंट मूल्य आधारित विदेश नीति प्रभाव बढ़ा। चौथा सॉफ्ट पावर बढ़ा। सॉफ्ट पावर कैसे? जैसे वियना से सारनाथ की बौद्ध मूर्ति लाई, ठीक है, ब्रिटिश की अमरावती बौद्ध स्मृति में रखी गई वो लाई, है ना। तो क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये सॉफ्ट पावर हो गया। कूटनीति प्रभाव बढ़ा। वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया। कूटनीति बहुपक्षीय है, जैसे यूनेस्को के सहयोग से मजबूत सहयोग मिला। यूनेस्को की नज़र में भारत अच्छा एक आदर्श मूर्तियों को पांडुलिपि जैसे संरक्षण करने का संग्रहालय बनाया जा रहा है, जिसकी अच्छी छवि बनी, है ना। भारत ने अभी तक 300 मूर्तियाँ लाई, 2014 के बाद अभी तक 300 मूर्तियाँ लाई गई है, जो अलग अलग देशों से लाई गई है। जैसे पांडुलिपिया श्रीलंका, तिब्बत है वहाँ से लाई गई। अमेरिका से बौद्ध कला की जो मूर्ति हैं वो लाई गई 11वीं सदी वाली, है ना। और अमरावती सारनाथ, जो अमरावती वाली मूर्ति बौद्ध ब्रिटेन म्यूजियम से लाई गई। और गांधा जो गुप्त कालीन के समय सारनाथ की मूर्ति लाई गई वो वियना से लाई गई। तो उसी तरह ये क्वेश्चन आपको डिस्कशन किया गया, जिसे आपको याद रखना। कौन कौन से पॉइंट कूटनीति में? भारत की नैतिक वृद्धि हुई, भारत के मूल्यों में विदेशी नीति में वृद्धि हुई,
शॉर्ट फॉर्म में ईजाब हुआ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे एग्जाम्पल आपको मैंने बताया। वैश्विक सहयोग को बढ़ावा मिला। अब आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न कौन सा है? दूसरा प्रश्न है कि भारत के बौद्ध कला, मूर्ति कला के बारे में क्या है विशेषता लिखनी है। क्या लिखनी है? विशेषता। विशेषता क्या है कि आइए चलते हैं देखते हैं विशेषता क्या बता रही है। विशेषता बता रही है कि मान लो पहले कला, बौद्ध कला और मूर्ति कला के बारे में। कला के अंदर क्या क्या पॉइंट है? कला के एक तो प्रतीकात्मक, क्या होता है प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक, क्या होता है सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक। जैसे प्रारंभिक कला बुद्ध को प्रत्यक्ष रूप से न दर्शाकर एक चक्र के रूप में, बोध चक्र के रूप में और पद चिन्हों के रूप में, ये क्या है प्रतीकात्मक। जैसे उदाहरण साक्षी का भरतूत में बुद्ध का प्रतीकात्मक चित्रण है। दूसरा धर्म और नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन, क्या है धर्म और नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन। जैसे इसके अंदर क्या लिखेंगे? कला करती है करुणा, अहिंसा, है ना। धर्म और नैतिक मूल्यों के अंदर कला करती है करुणा, अहिंसा, ध्यान जैसे मोक्ष की आदर्शों को चित्रित करता है, जैसे जातक कथा का दृश्य और बुद्ध का जीवन चक्र। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कला के अंदर? जो है सार्वजनिक धर्म का प्रसार माध्यम। जैसे बौद्ध कला का विशेषकर स्तूप व चित्रकला जन सामान्य धर्म को जोड़ने की सशक्त साधन बनी। उदाहरण के लिए अमरावती, सांची और नागार्जुन कोंडा, ये है। ये कहाँ लिखना? कला के अंदर। अब बौद्ध कला, मूर्ति कला की विशेषता बात करें, मूर्ति कला में क्या लिखना? क्या लिखना? मूर्ति कला के बारे में। देखो मूर्ति कला के बारे में आपको क्या लिखना? पहला पॉइंट मूर्ति कला में है शैलियाँ। कौन कौन सी शैलियाँ? शैलिया के अंदर गांधार, अमरावती और मथुरा। गांधार क्या यूनानी ग्रीक रोमांस का प्रभाव पड़ा। अमरावती स्वदेशी है जिसके अंदर क्या है लाल बलुआ पत्थर और आत्मविश्वास। अमरावती में क्या आएगा? अधिक सजावटी और पत्थरकालीन नक्काशी कदम। कौन कौन सी? गांधार शैली, मथुरा शैली और कौन सी? आगे बढ़ो, अमरावती शैली। तो आपको ये तीनों शैलियाँ याद रखनी। और मूर्तिकला में दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा? दूसरा पॉइंट है मुद्रा और आसन। कौन कौन सा आसन होता है? ध्यान आसन, जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में किया था, अभय मुद्रा आसन है, धर्म चक्र परिवर्तन। चौथा पॉइंट जो मानसिक अवस्था को दर्शाता है, मानव की आकृति, पासन, शरीर, सौंदर्य, संतुलन जैसे समावेशन को ध्यान में दया मूर्ति के रूप में दिखाता है। अब मूर्तिकला के साथ साथ चौथा स्थापत्य और वास्तुकला, जैसे स्तूप, विहार और शैत्य मैंने आपको शुरू में समझाया। तो आपको इस तरह बौद्ध कला के रूप में मैंने प्रश्न समझाया क्योंकि 2023 के अंदर मेंस में प्रश्न आया था। क्या आपको लग रहा था कि 2023 के जो प्रश्न आया वो आने लायक था? लेकिन क्यों? क्योंकि न्यूज़ में इस तरह न्यूज़ आती है ना, तो संस्कृति का टॉपिक होता है, जोड़ के दिया कि विश्व में संस्कृति, भारत की सभ्य इतिहास, विश्व में संस्कृति अनिष्ट क्यों है, तो सीधा प्रश्न बना और आपने लिखा। दूसरा प्रश्न, क्या भारत के ईरानी मौलिक दूषित हैं? बालक मौर्यकालीन के जो पिलर हैं कोई उद्देश्य थे? आपने फिर वहाँ जाके देखा, बोला ये टॉपिक में नहीं भाई, न्यूज़पेपर में आते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं, अपन ध्यान नहीं देते क्यों? अपन एडिटोरियल पढ़ते भी नहीं है, प्रोफेसर एडिटोरियल पढ़ के जाते हैं, किताबी भाषा नहीं पढ़ते वो। इसीलिए कई बार अपन को लगा मैंने अच्छा लगा, नंबर नहीं ले पाया नहीं। लेकिन नहीं, राजस्थान में हर एक लड़कों को मैंने देखा है एडिटोरियल डिस्कशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। इसीलिए मैं एक नई शुरुआत की ताकि बच्चे पढ़े कम और याद ज़्यादा रहे, टू द पॉइंट याद रखें। एग्जाम में आने वाले समय में सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा इस चैनल से मानिए आप देखना। तो इसलिए कंटिन्यूटी करिए और डेली बेसिस पे फॉलो कीजिए। कारगिल युद्ध के पाकिस्तान युद्ध बजट के संबंधित क्वेश्चन है। कारगिल युद्ध 1999 में होता। उसके बाद मैंने आपको भूमिका बताई कि भाई युद्ध भावना में देख के नहीं होता है, युद्ध होता है देख के, रिजल्ट इतिहास देख के बात की जाती है। तो अब 1999 में 1460 करोड़ रुपये पर डे खर्च होता था, 370। अब मान लो इसकी देखते हैं आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा युद्ध के और सुनिश्चित पढ़ते हैं। आइए अपने युद्ध के बारे में, आर्थिक जो युद्ध कह रहा है कारगिल युद्ध वाला, तो भूमिका आपने बताया 1999 से चालू करना। और 2-3 बातें क्या लिखोगे? सीमित क्षेत्र में तीव्र संघर्ष होता है, न केवल सैनिक बलिदानों की मांग होता है, भारत की अर्थव्यवस्था गंभीर को असर पड़ता है ना, भाई सेना के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, ये आपको लिखना है। अब आर्थिक प्रभाव में क्या लिखोगे? क्या लिखोगे आर्थिक प्रभाव में? क्या आर्थिक प्रभाव में आप यही लिखोगे, जैसे अल्पकालिक व्यय में वृद्धि। क्या होगा? पहला पॉइंट आर्थिक प्रभाव, अल्पकालिक व्यय में वृद्धि। भारत को GDP का 2.2 है ना, जो 10,000 करोड़ रुपये है, जो करोड़ फंडिंग है, उसको तत्काल रक्षा व्यय में खर्च करना। वायुसेना जैसे सैनिकों की तैनाती, ये सब है ना। तो उस समय किया था कारगिल युद्ध के 10,000 करोड़ रुपये का फंड का इकट्ठा करना पड़ेगा बाद में। ठीक है। दूसरा पॉइंट राजकोषीय। क्या होता है? राजकोषीय दबाव पड़ता है। युद्ध खर्च करने से, युद्ध होने से रक्षा बजट पे ज़्यादा दबाव खर्च पड़ता है, बजट खर्च करना ज़्यादा पड़ता है। जैसे अभी पाकिस्तान 4% GDP खर्च करता है कुल, जबकि वहाँ 47% खुद कर्जे में डूबा हुआ है।
तो इस तरह राजकोषीय दबाव पड़ता है। विदेशी निवेश जो ऐसे अगर युद्ध की हालात होती है ना, एफडीआई नहीं आती, विदेशी भंडार में कमी आती है, विदेशी भंडार महंगाई बढ़ती है, आम जनता को बहुत बड़ा जान हानि का नुकसान झेलना पड़ता है। तो चौथा पॉइंट, रुपये पर दबाव पड़ता है। क्या पड़ता है? रुपये पर दबाव पड़ता है। पांचवा पॉइंट, वित्तीय प्राथमिकता का परिवर्तन होता है, सामाजिक योजना, ग्रामीण विकास। तो आपको याद रखना 4 पॉइंट, अल्पकालिक व्यय में वृद्धि, राजकोषीय दबाव, विदेशी निवेश में सके और रुपये पर दबाव, वित्तीय प्राथमिकता में परिवर्तन। अगला प्रश्न, अगले दीर्घकालीन रणनीति क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई इसी के अंदर ये आर्थिक प्रभाव पड़ेगा कारगिल युद्ध में, तो ऋण जो चुनौती बढ़ेगी, तो दीर्घकालीन रणनीति क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पड़ेगा बताओ? दीर्घकालीन रणनीति में क्या होगा? एक तो होगा रक्षा अवसंरचना में निवेश की प्राथमिकता देना पड़ेगा, जिसके अंदर सामाजिक योजना को खर्च कम करना पड़ेगा, है। ऑपरेशन विजय के बाद सैन्य आधुनिक जोड़ दिया जो S-400, ब्राग मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, है, नाग मिसाइल जैसी सब खरीदनी पड़ रही। नहीं तो अपन सामाजिक योजना को लोग भूखमरी गरीबी जैसे बाहर आज अपना 81 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है। अगर ये युद्ध जैसे ऐसी स्थिति नहीं हो तो देश इन पे खर्च करेगा तो भारत सक्षम और बढ़ता है ना। डिफेंस बजट जीडीपी में वृद्धि करना पड़ता है, कुल बजट का जीडीपी में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। जैसे 2.4% खर्च होता है, 2.6 लाख करोड़ रुपये की खर्च करना पड़ रहा है टोटल 2024 के अनुसार भारत को रक्षा बजट 2.6 लाख करोड़ रुपये का बजट खर्च करना पड़ रहा है और पाकिस्तान 6% बीजी का खर्च कर रहा है। अब ये हो गया मोटा प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत पाकिस्तान के बीच में रक्षा के होड़ के कारण उत्पन्न, भाई रक्षा बजट की होड़ ही होगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, उसके कारण क्या हुआ? अस्थिरता कारकों की बातें हुई। कौन सी? रक्षा बजट की प्रतिस्पर्धा बढ़ी। कौन सी? प्रतिस्पर्धा, कि भाई आप अगर 6 लाख करोड़ खर्च करते हैं, हम भी 4% जीडीपी का खर्च करें। कौन? पाकिस्तान करता है। भारत कितना? 2.4% खर्च करता है। याद रखना, फैक्ट एग्जाम में लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? संधि और संवाद। अगर मान लो इस तरह युद्ध हो जाए लगातार तो अस्थिरता क्या होगी? भाई वार्तालाप नहीं होगी, संध्या संवाद का बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लोगों में तनाव बढ़ेगा, है ना। सीज फायर का उल्लंघन का भी दबाव रहेगा, है। आंतरिक अस्थिरता का आतंकवाद, पाकिस्तान आतंकवादी समूह को सक्रियता भारत की सुरक्षा का खतरा है। तीसरा पॉइंट क्या है? आंतरिक अस्थिरता आतंकवाद को खड़ा बढ़ा देता है। चौथा पॉइंट, मीडिया और राजनीतिक बयानबाजी युद्धोन्माद और राष्ट्रवाद क्षेत्रीय स्थिरता को बाधा में डालेगा। छठा पॉइंट क्या डालोगे? विदेशी प्रभाव और सैन्य सहयोग। याद रखना कौन से पॉइंट क्षेत्रीय अस्थिरता को बना दे। रक्षा बजट में ज़्यादा खर्च करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी दोनों देशों के बीच में अगर संधि और संवाद की कमी होगी तो निरंतर वार्ता का अभाव होगा, विश्वास निर्माण की विफलता होगी। चौथा पॉइंट, आंतरिक अगर अस्थिरता बढ़ेगी तो क्या होगी? पाकिस्तान आतंकवादी समूह की सक्रियता भारत में सुरक्षा खतरे में। चौथा पॉइंट, मीडिया राजनीतिक जैसे दबाव बढ़ेगा, युद्ध अभ्यास, राष्ट्रवाद, क्षेत्रीय स्थिरता में बाधा आएगी। विदेशी प्रभाव में सैन्य सहयोग, अमेरिका, चीन, रूस जैसे बाहरी शक्तियाँ बढ़ेगी। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पीस ऑफ नोबेल पुरस्कार लेने के होड़ में जैसे भारत को पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कर सीज फायर रुकवा दी, उसी तरह और भी देश हमने इन्वॉल्व होते हैं। नतीजे प्रभाव क्या होता है? भाई जो कोई भी देश होता है उसका प्रभाव क्या होगा? सामाजिक प्रभाव होता है। क्या? सामाजिक विकास में बाधा आती। दोनों देशों को रक्षा का अत्यधिक खर्च सामाजिक योजना बजट को सीमित करता है। अगला पॉइंट, निरंतर तनाव, सीमा संघर्ष विराम, युद्ध संघर्ष विराम उल्लंघन, सीमित युद्ध की आशंका बढ़ती है। अगला पॉइंट, अब समाधान क्या निकलेगा इसका? समाधान दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? समाधान वे फॉर्मेट आप क्या लिखोगे? यही लिखोगे कि द्विपक्षीय वार्ता पुनः प्रारंभ हो, दोनों देशों में वार्ता का पुनः प्रारंभ ही हो, है ना। रक्षा पारदर्शी हथियार को नियंत्रण लेना और सार्क जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन है वहाँ पर भारत पाकिस्तान की मुलाकात हो, वहाँ पुनर्जीवित करने की बातें कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह डिस्कशन करना। रक्षा खर्च एक होड़ नहीं है, दक्षिण एशिया की शांति विकास के लिए गंभीर खतरा है। संवाद को संतुलन, इसकी स्थायी समाधान, ये निष्कर्ष लेना। दक्षिण एशियाई देशों के लिए युद्ध जैसी कोई नहीं है, क्योंकि बौद्ध और गांधी जी मानने वाले लोग हैं। इस तरह डिस्कशन करने से 30 मिनट या 25 मिनट में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अपन को डेली बेसिस पे आज 4 क्वेश्चन डिस्कशन हुए, चारों क्वेश्चन का समाधान निकला, उत्तर दिया है, बौद्ध धर्म के बारे में पूरा पढ़ा है आपने। मेंस यूपीपीसीएस में जो प्रश्न है उसको भी देखा गया है साथ में, प्लस यूथ के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसको भी देखा गया है। और इस तरह एग्जाम में लिख के आए, एडिटोरियल डिस्कशन के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन के साथ, जिसका जो अपन नेक्स्ट एडिटोरियल पढ़ते